नमस्कार, बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम टू द पॉइंट और हमारे साथ है आज एक बार फिर से चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, आपसे हम उन 3 विषयों पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में जानने के लिए हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, जो कि विदेश और देश से जुड़े हुए मामले होंगे। तो आपको बता दें कि नेपाल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक आई भयानक बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इस बाढ़ में 384 यात्री लापता हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने बताया है कि जिन लापता लोगों में 105 भारतीय भी हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने ये खबर आज दी है कि रसुवा की भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 384 यात्रियों के लापता होने की पहचान चल रही है। इनमें 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक जो हैं वो शामिल हैं। नेपाल बाढ़ में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। साथ ही इसके बाद आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और जो है उन्होंने कहा है कि जो भी संभव मदद हो सकेगा वो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है इस पर और लगातार बातें चल रही है। लेकिन सर, इस बीच आपसे एक बड़ा सवाल लेना चाहूँगी कि इन लापता 105 भारतीय पर्यटकों को ट्रेस करने के लिए क्या कुछ सर्च अभियान चल रहा है? कैसे भारत सरकार जो है भारतीयों को किस तरीके से जो है सुरक्षा मुहैया करवा पाएगी इस हालात में? देखिए, सुरक्षा क्या, अभी तो ये बहुत इतना मतलब हृदय विदारक घटना है ये कि इतनी तेजी से बाढ़ आई है कि अब कौन कहाँ है, क्या लापता हो गया, ये कहना मुश्किल है। ये तो उनके लिए जो रजिस्टर्ड होंगे, पर्यटक जा रहे होंगे, रुके होंगे, तो उनके बारे में जानकारी है कि ये सब लापता है और इनके ट्रेस नहीं मिल रहे हैं। ये अब ढूंढने के लिए तो जो नेपाल सरकार है, क्योंकि नेपाल में घटना हुई है तो वही ढूंढेगी इसको। हाँ, भारत ने जरूर कहा है कि हम जो है हर संभव सहायता के लिए तैयार हैं। जिस रूप में जो भी चाहेगा पाकिस्तान नेपाल कहेगा उस रूप में हम सहायता करेंगे। भारत के पास अपने सैटेलाइट्स भी हैं, तो सैटेलाइट के इमेजेस भी आ जाएंगी। अगर वो चाहेंगे कि भाई किसी और तरह से टेक्निकल चीज़ें उनको चाहिए होगी ढूंढने के लिए, तो वो जो है वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी। भारत के पास दरअसल इन चीज़ों को रेस्क्यू के लिए और ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ के पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हैं और उनके पास ऐसे उपकरण हैं कि वो बिल्डिंग के नीचे दबे हों, मलबे के नीचे दबे हों, अगर कोई जिंदा है वहाँ पे तो वो ढूंढ लेते हैं। उनके पास वो चीज़ें हैं, वो सब कुछ है। तो अगर नेपाल सरकार कहेगी तो निश्चित रूप से भारत हर संभव सहायता करेगा और मोबिलाइजेशन शुरू भी हो गया, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और दुनिया में कहीं भी हो, चाहे टर्की में भी जब आया था भूकंप, आपने देखा था कि भारत जो है वो संबंध जैसे भी हो उससे, लेकिन उसने पूरी सहायता भेजी। अभी इंडोनेशिया में जो आया तो वहाँ पूरी सहायता भेजी। जहाँ कहीं कुछ हो जाए तो भारत इसमें पीछे नहीं हटता है। और ये तो अपना नेपाल जो है वो जो कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध। बिल्कुल सर। और सर, बिहार के 8 जिलों को भी जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है। यूपी से सटे जो इलाके हैं उस पर भी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। सर, थोड़ा अगर भौगोलिक ज्योग्राफिकल आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी कि किस तरीके से ये जो तबाही है ये बिहार को या यूपी को कैसे प्रभावित कर सकती है? देखिए, ऐसा है कि ये जो पूरा का पूरा हिमखंड जो टूट के गिरा है जिसके कारण आया है, जैसे अगर समझना होगी कैसे बाहर आए और क्यों आई, तो इसको केदारनाथ से आप समझ सकते हैं। जो 13 साल पहले जो 2013 में केदारनाथ में आया था कि ऊंचाई पे जो हिमखंड एक बार टूटा, वो नीचे आया, नीचे जो है वो झील बनी थी, झील में आगे गिरा और झील का पानी निकल के और एक साथ पूरा का पूरा जो है वो करोड़ लीटर पानी नीचे आ गया और सब कुछ तबाह करता हुआ चला गया। ठीक यही घटना जो है ये इस मामले में हुई है, लेकिन ये तिब्बत के इलाके में चीन में हुआ है। और वहाँ जो चीन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ की जो तस्वीरें जो आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, वो भी बहुत ही हृदय विदारक हैं वो। और वहाँ भी ऐसे ही हुआ है। तो एक बार जब वहाँ से जो नदी चलती है, अलग अलग नाम सबके हैं, नेपाल में आएगा तो नेपाल में आपने तबाही देखी, लेकिन वो पानी आखिर जाएगा कहाँ? जी, पानी तो नीचे ही आना है। तो मतलब उसको गंडक नदी तक आने की बात हो रही है, उसका जल स्तर बढ़ेगा। तो जिन जिन जिलों में
वो जल स्तर बढ़ेगा, वहाँ तैयारी शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो सम्राट चौधरी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत की है। जो सभी जिलों में जो महत्वपूर्ण स्थान है, जहां जहां खतरे हैं, लोगों को कहा गया है कि भाई आप ऊंचे स्थान पे चले जाओ, आप संभल जाओ, क्योंकि भाई रात तक या कल तक पानी आ जाएगा, वो जितनी तेजी से आ रहा है। तो वो एनडीआरएफ की टीमें भी तैयार की जा रही हैं। तो ये एक आपदा की स्थिति है, और आपदा में जो है वो सब लोग मिलके ही जितना आप काम करेंगे, जितना सचेत रहेंगे, वो होगा। जब जिसको सचेत होने का मौका नहीं मिला, तो वो तो आपदा ने उसको निकल लिया, वो तो खत्म हो गया आपदा में, चाहे संपत्ति हो, चाहे आदमी हो, चाहे जो मवेशी हो, चाहे जो भी हो, वो सब खत्म। लेकिन जहां जहां आप बचा सकते हैं, वहां वहां आपको लगना पड़ता है। और इसीलिए मतलब जो डिजास्टर एनडीआरएफ वगैरह जो बनाया गया है और एसडीआरएफ भी बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि ऐसी जब आपदा आए तो उससे एक ट्रेंड जो फोर्स है, जो उसी काम के लिए बना हो, उसी तरह के इक्विपमेंट से लैस हो, तो ये वहां पे जाके रेस्क्यू ऑपरेशन करवाए, लोगों को निकाल लें। तो अब जो बिहार में जो हो रहा है वो यही हो रहा है। पता है, गृह मंत्री ने बातचीत की है, एनडीआरएफ की टीमें तैयार की जा रही है, क्योंकि पानी तो अंततः यही आएगा और उसके बाद गंगा में जाएगा, और गंगा से फिर पानी होकर के और बंगाल की खाड़ी में जाएगा। वो और तो कोई रास्ता ही नहीं है पानी का, और उसको कहीं रोक भी नहीं सकते आप, इतने बड़े पैमाने पे है वो सारी चीजें तबाह करता हुआ आता है। लेकिन हाँ, ये जो वेग जो है, जो तीव्रता पानी की है, जो तिब्बत में या नेपाल में पहाड़ों पे जो दिखता है, वो तीव्रता यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ जल स्तर अचानक बहुत ऊंचा बढ़ेगा, और उसके कारण से जो लोगों को नुकसान होगा, फसलों को होगा, लोगों को बचाने की जरूरत पड़ेगी। घर डूब जाएंगे तो उनके ऊंचे स्थानों पर ले जाना होगा, और घर द्वार छोड़ के गए तो उनको खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। बरसात का मौसम है तो उनके लिए उस ढंग से रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि भाई वो इस टेंट लगाए जाएं इस ढंग से जहाँ पे वो रह सकें, जब पानी कम हो तो चले जाएं। तो ये तो मतलब पूरी की पूरी भारत सरकार जो है, नेपाल सरकार के साथ में भी और भारत में भी है, जी बिल्कुल आपदा से निपटने के लिए। बिल्कुल सर, ये जो अभी माहौल बना हुआ है बहुत हृदय विदारक है, और कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए सर। लेकिन एक पॉलिटिकल आपसे सवाल इस मुद्दे पर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में, हमने बीते दिनों में देखा था कि किस तरीके से नेपाल और भारत में कहीं ना कहीं जो है रिश्तों में खींचतान हमने देखी है। कहीं ना कहीं मुद्दा जो था वो चीन का था, चीन की तरफ नेपाल का जो है वो झुकता हुआ नजर आ रहा था। अब क्या, और बालेन शाह जो हैं वो बहुत नए नवेले प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या लगता है सर आपको कि ये एक कुदरत की मार भी जो है बालेन शाह के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख के तौर पर होगी? देखिए, ऐसा है कि कुदरत की मार को किसी को सीख और किसी को उसमें देखना नहीं चाहिए। तो कुदरत की मार कहीं भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत का रिकॉर्ड रहा है कि ऐसे आपदा के समय में वो साथ दे करके दिल जीतने वाला। आप देखो कि जो श्रीलंका में था, श्रीलंका में जब आर्थिक संकट आया, वहां पे डीजल तेल सबकी कीमत हो गई, वो मुश्किल हो गई, वहां पे नहीं मिल रहा था, तो श्रीलंका पहले चीन की तरफ जा रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, भारत के खिलाफ वहां बोल रहे थे। भारत पूरी तरह मदद में आया, उसके हर तरफ से उसको बाहर निकलने में सहायता की। और आज श्रीलंका जो है वो भारत की तारीफ करता है कि जब संकट के समय में सिर्फ भारत ने उसकी मदद की उस संकट से निकलने में। ऐसे ही संकट जो है वो आया था मालदीव में, और वहां पे वो पानी का संकट हो गया था, क्योंकि वो तूफान के कारण ना, वो वहाँ का चक्रवात के कारण वहाँ के जो पानी का साफ पानी करने का जो सिस्टम लगा था वो फेल हो गया था। तत्काल भारत ने वहाँ पे जो है लाखों लीटर पानी भेज करके पीने का पानी उपलब्ध करवाया, सब कुछ किया। तो आप देखें कि जो मालदीव के राष्ट्रपति जो पहले चीन की बात करते थे, वो अब भारत की बात करने लगे हैं, वो उसका सुर जो है बदल गया है। इंसान नए हैं, 35 साल के हैं, उनको अभी बहुत सारी कूटनीति समझनी है। लेकिन ये जो अवसर है, इसमें कोई कूटनीति, कोई करवाहट लेकर बात नहीं है, क्योंकि आम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये सरकारें नहीं हैं, ये आम जनता प्रभावित है। आपदा के समय में आप जितना मदद कर सकें और बिना किसी सोच के करें, वो आपको बाद में फल देता है। भले बालेन शाह जो भी रुख लें न लें, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम नेपाल की जनता देखेगी कि हाँ, भारत जो है इस आपदा के समय पे उनके साथ खड़ा था, उनके बचाव में था। अभी वहां पे दवा की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, रेस्क्यू तो है ही, अभी बहुत सारी चीजें वहां पे होंगी, और उसमें सारी चीजें वहां पहुंचाना मतलब, और तत्काल
तो वो भारत कर सकता है, वो सबसे करीबी भी है और भारत सक्षम भी है। तो जी। ये जो है वो बाकी कूटनीति से बाहर निकल के ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो राहत है, मानवीय सहायता की बात है, क्योंकि ये मानव जान माल की हानि नुकसान हो रहा है, तो उसको इसी रूप में देखें तो बेहतर है। और भारत का रिकॉर्ड इसमें जो है वो ऐसी सहायता करके पड़ोसियों का दिल जीतने का उसका रिकॉर्ड रहा, जो मैंने आपको बताया, जी 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 श्रीलंका का बिल्कुल बताया, मालदीव का बताया, जी नेपाल का बिल्कुल। बताया। तो ऐसे ऐसे जो रहे हैं वो भारत के रहे हैं, हमेशा रहे हैं ये। बहुत जी। शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा किस तरीके से हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से अभी नेपाल में जो है वो हालात बने हुए हैं, लगातार इस पर जो है अपडेट्स सामने आ रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इसके बाद आपको एक और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने जनगणना के दौरान जाति गणना कराने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं देने और व्यक्ति की ओर से बताई गई जाति को ही लिख देने के तरीके को रद्द कर नए सिरे से जाति गणना प्रश्नावली का कॉलम तैयार करने की मांग की है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को संयुक्त पत्र लिखकर साफ कहा है कि राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों से मशवरा कर जाति गणना के लिए नई प्रश्नावली बनाई जानी चाहिए। वहीं तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण के मॉडल को अपनाने का पीएम से आग्रह करते हुए विपक्षी नेताओं ने जाति गणना के लिए ड्रॉप डाउन सूची कॉलम में रखने की पैराक्री की है। तो आपको सर आपसे एक अहम सवाल इस पे जो है वो मैं लेना चाहूँगी कि जाति जनगणना में खुद जाति लिखने का क्यों विरोध जो है वो कांग्रेस कर रही है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि उनको ये लग रहा है कि जो जातियां अगर उसमें डालेंगे, मतलब खुद आदमी लिखेगा अपनी जाति, तो अपनी सबकास्ट लिख देगा, अलग अलग जातियां लिखेगा, जो वो समझ रहा है वो लिखेगा, और वो बहुत सारी जातियां हो जाएंगी। जी। वो ये चाह रही हैं कि क्योंकि ये जाति जनगणना की जो मांग है वो ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि ओबीसी की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, 27% ही नहीं है, और जो 49% का जो 50% की जो सीमा लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में, उस सीमा को पार करके और जितनी ओबीसी की जनसंख्या है उसके हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब वो जनसंख्या के निर्धारण के लिए वो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर करो। कांग्रेस बहुत उठा रही थी, आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में वो कांग्रेस जोर शोर से जाति जनगणना करवाने की मांग कर रही थी और सरकार पर दबाव बना रही थी। अब सरकार ने कह दिया कि हम वो जो जाति जनगणना है वो हम सेंसस के साथ करवा रहे हैं, यानी कि इस फरवरी में 9 फरवरी से और 28 फरवरी तक जब जनगणना होगी तो उसमें जातियां भी पूछी जाएंगी। जी। अब उसमें है क्या कि इन्होंने कहा है कि ऑप्शन दे दिया कि जाति कर लिख दो, तो उनको डर है कि पहले जैसे 2012 में हुआ था कि उस ढंग से आया और बहुत सारी जातियां हो जाएंगी, अगर 46-47 लाख जातियां हो जाएंगी या 60 लाख जातियां हो जाएंगी, तो जातीय पॉलिटिक्स जो है, जो जातियों की जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी। और इसीलिए जो कहते हैं कि बिहार में जैसे हुआ था कि 215 जाति दे दिया और लोगों कहा कि इसी रूप में आपको चुनो, ऐसे ही वो चाह रहे कि तेलंगाना में भी ऐसे ही हुआ था। तो वो ये चाह रहे हैं, सरकार का कहना ये है कि जातियों की स्थिति जो है वो अलग अलग है। जैसे कुछ जातियां हैं वो बिहार में तो ओबीसी में है, जैसे वैश्य समुदाय है, गुप्ता जिसको बोलते हैं, वो बिहार में ओबीसी में है, बनिया समाज। उत्तर प्रदेश में जो है और बाकी राज्य में जो है वो सवर्ण है, मतलब जनरल कैटेगरी में है। तो अगर हम एक बार दे देंगे उसको, तो वो ओबीसी में अगर जाति हम दे दिया वो, तो फिर उसी में चला जाएगा। जी। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसके कारण से वो मतलब वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप वही करो जो बिहार में और तेलंगाना में हुआ था। सरकार का कहना है कि वो हमारे लिए अभी संभव नहीं है। जी। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। जो आपके सवाल हो आप पूछिए, इसमें तो बहुत सारी चीजें, पॉलिटिक्स जो है देश की आगे आने वाले सालों में 10-20 साल, 50 साल, 100 साल में इस जाति जनगणना से निर्धारित होने वाली है। इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट होने वाला है, बहुत बहुआयामी है। अभी एक पक्ष को लेकर के ये हंगामा किया है, इन्होंने मतलब चिट्ठी लिखी है, विरोध भी कर रहे हैं, जयराम रमेश लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, अभी भी हैं,
जी। चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, बहुत सारी पार्टियां हैं जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करती हैं, वहीं से निकल के आई हैं, वहीं से बनी है। मैं उन लोगों का उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं देख रहा हूँ। जी। ये क्या कारण है, क्यों चुप है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर वो इस बात पे क्यों चुप है। जी सर, अगला सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिर जातीय जनगणना में जातियों का नाम लिखकर ड्रॉप डाउन का जो ऑप्शन देने से आखिर क्या मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी? हाँ देखिए, हल्का सा मैंने आपको जिक्र किया था अभी कि ड्रॉप डाउन अगर देंगे तो एक वैश्य समाज का जो है, बनिया समाज की एक जगह कोई जाति जो है वो ओबीसी में है, एक जगह बाकी जगह पे वो ओबीसी में नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में आता है। जाट समुदाय जो है वो राजस्थान में ओबीसी में है, ये उत्तर प्रदेश में ओबीसी में है, हरियाणा में ओबीसी नहीं है, वो जो है जनरल कैटेगरी में है। तो अगर हम जाट को अगर दें, ओबीसी कैटेगरी बना दें और उसमें एक जाट ऑप्शन दे दें, तो हरियाणा के जाट भी उसी में शामिल हो जाएंगे, वो एक गलत हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम यही है कि कई जातियां यहाँ पे हैं जो एक राज्य में ओबीसी है, कुछ तो ऐसे भी हैं जो उदाहरण दे रहे थे कि धोबी जैसे है, वो धोबी उत्तर प्रदेश में शायद ओबीसी में है और बिहार में उसको एससी की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जो कहीं एससी में है, कहीं ओबीसी हैं। जैसे कुर्मी का है कि कुर्मी जो है हर जगह ओबीसी में लगभग है, लेकिन पटेल जो हैं, जो कुर्मी मानते हैं कि पटेल भी कुर्मी ही हैं गुजरात के, वो ओबीसी में नहीं है। लेकिन वही कुर्मी जो है जो वहाँ है झारखंड में है, वो अपने आप को कुर्मी कहते हैं कि हम कुर्मी हैं और हम जो हैं एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हम हैं जी। तो अगर आप कैटेगराइजेशन कर दोगे तो ये सब चीजें नहीं आ पाएंगी, फिट नहीं हो पाएंगी। और भारत में जितनी डाइवर्सिटी है, जो हम कहते हैं ना कि विविधता जो है हमारी ताकत है, तो जातियों में भी वो विविधता है। तो वो विविधता सामने अगर आती है तो वो हमारे लिए, जो कुछ लोगों का मानना है कि अच्छा है। मेरी बीएचयू के कुछ प्रोफेसर से बात हुई थी, जेएनयू से बात हुई थी, जातियों पे काम कर रहे हैं, समाजशास्त्र के हैं। उनका कहना है कि ये जो जनगणना है वो ओबीसी एससी एसटी जातियों की गणना नहीं है, ये जातियों का पूरा जो स्पेक्ट्रम है देश का वो सामने लाना है कि जाति का ढांचा संरचना देश में क्या है, वो सामने आएगा। फिर उसमें पता चला कि कौन कौन कहाँ पे हैं, कौन शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक, ये 3 आधार हैं जिसके आधार पे ओबीसी तय होता है। इंदिरा साहनी का जजमेंट 1994 का भी यही कहता है कि भाई सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इसी का परिभाषित किया गया था कि संविधान में इसकी है, इसलिए दिया जा सकता है रिजर्वेशन। अब यह है कि पहली बार पता चलेगा, क्योंकि लास्ट जनगणना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी। 1931 में 4147 जातियां थीं, जिसमें से 3773, ऐसे जहां तक मुझे ध्यान है, वो जातियां जो निकल के आई थी कि वो ओबीसी में है, वो उसके आधार पर फिर मंडल कमीशन आया, फिर काका कालेकर कमीशन बना था, फिर उन्होंने अध्ययन किया, फिर मंडल कमीशन आया 77-78 में, 1980 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, लेकिन ये सारा डाटा जो है, जो आधार है वो 1931 का, वो अंग्रेजों के जमाने का। अब समाज जो है लगभग 100 साल बदल चुका है, तो नई जातियां क्या हैं, जाति व्यवस्था क्या है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या रिफ्लेक्ट आया है, नहीं आया है, ये भी तो कैप्चर करना है। अगर हम ड्रॉप डाउन देंगे तो उसके पास ऑप्शन होगा ही नहीं कुछ, वो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। सर, 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? देखिए, उसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि दरअसल उस वक्त आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह सरकार जो थी, उसमें जो ओबीसी वाले पॉलिटिक्स के चैंपियंस हैं वो उनके समर्थन चल रही थी, जिसमें शरद यादव थे, जिसमें लालू यादव थे, जिसमें आपके मुलायम सिंह यादव थे, और बहुत सारे लोग, मतलब उनका था वो जो समर्थन चल रहे थे, और उनकी मांग थी कि जाति जनगणना करवाओ। और जाति जनगणना करवाने की जो मांग थी, दबाव था उसमें, तो जाति जनगणना तो हुई, सरकार ने माना, लेकिन वो 2011 की जनगणना के साथ नहीं हुई जी। वो अलग से जो है वो जनगणना का काम गृह मंत्रालय करवाता है। तो गृह मंत्रालय ने जनगणना करवाया 2011 में,
अलग से 2012 में जो सोशल एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय, उसके तहत सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया गया और उसमें सभी जातियों को दिया गया। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जो कांग्रेस अभी मांग कर रही है कि ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी दो कि हम जाति उसमें चुन सकें, उस वक्त कांग्रेस ने ही तय किया था कि हम ड्रॉप डाउन नहीं दे सकते हैं, वो फिजिबल नहीं है कि हम ड्रॉप डाउन की वो दे लोगों को जाति चुनने का। तो वो भी जैसे अभी हो रहा है वैसे ही उस वक्त था, ओपन था कि अपनी कास्ट बता दो। अब हुआ क्या कि उसमें लगभग 46,70,000 जो है जातियां इनके आई। खैर, जातियों की संख्या उतनी समस्या नहीं थी, लेकिन जो डाटा जो लिया गया वो बहुत पुअर डाटा था। वो डाटा जो जिस ढंग से जुटाया जा रहा था वो एक साइंटिफिक तरीके से जो जनगणना के साथ होता है वो नहीं था। तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही थी, कास्ट के बारे में भी, इसके बारे में। तो इसके कारण से मनमोहन सिंह सरकार ने पहले फैसला लिया कि इसको हम जारी नहीं करेंगे, क्योंकि 2012 में हो गया था और 2014 में तक तो उनकी सरकार थी, मई तक, तो उन्होंने जारी नहीं किया। और बाद में मोदी जब सरकार आई तो उसमें भी कहा कि भाई ये बहुत ही मतलब ठीक रिपोर्ट नहीं है। 2015 में उसको फिर से उस डाटा को रिवाइज करने की कोशिश की गई ताकि कम से कम डेवलपमेंट के काम में तो उसका यूज हो सके। तो बाकी पॉलिसी बनाने में उसका थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन डाटा बहुत पुअर था उस वक्त, इसीलिए वो जो है नहीं दिया गया। इस बार चूंकि सेंसस के साथ हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, सारे डाटा जो हैं वो क्या बोलते हैं डिजिटली लिए जा रहे हैं, तो इसमें किसी ढंग के गड़बड़ी की संभावना कम है। सेल्फ जो है डाटा भरने का है कि आप खुद की जनगणना खुद कर सकते हैं, वो ऑप्शन होगा, तो आप अपना डिटेल्स खुद वहां भर देंगे। सिर्फ जो है जनगणना कर्मी जब आएगा तो आपको आके वेरिफिकेशन कर लेगा कि आपने जो दिया है वो सही है गलत है, वो एक बार वेरीफाई करेगा। दूसरी बात कि इस बार जनगणना सबसे अलग इसलिए है कि कहीं का डाटा आप दिल्ली बैठ करके और कोई बिहार में किसी गांव का डाटा नहीं भर सकता है जी। वो वहां जब उस मोहल्ले में जाएगा, उस गांव में जाएगा, जियो फेंसिंग की सुविधा इस बार है, डिजिटली किया गया है कि वहां जाएगा तभी वो ऐप खुलेगा, तभी आप डिटेल जान सकेंगे उसमें। तो जो एक्यूरेट डाटा है वो लाने की इस बार कोशिश हो रही है। अब जब आ जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा कि कितनी जातियां हैं, कैसी कैसी हैं, कहाँ का है। एक और जो जेएनयू के प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि इसमें कोई समस्या ही नहीं है। भाई हर राज्य में कमीशन बना हुआ है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है। अब राज्य के और सेंटर में सेंट्रल कमीशन इसी ढंग के एससी एसटी ओबीसी कमीशन है। तो सेंटर की अलग लिस्ट है, ओबीसी की, मान लीजिए ओबीसी लेते हैं तो अलग लिस्ट है, हर राज्य की ओबीसी की अलग लिस्ट है। अगर उनके यहाँ जो भी जाति आई वो ओबीसी कमीशन जो है उसमें पहचान कर लेगा कि ये जातियां हमारी ओबीसी वाली हैं। इसमें अलग से ओबीसी का ड्रॉप डाउन देने की बात वो मतलब ये नहीं है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपका इन जानकारियों के लिए। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर खींचतान जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच क्या कुछ फैसला आएगा, क्या कुछ होना है, अपडेट्स तमाम हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी सितंबर के पहले सप्ताह में पंजाब के दौरे पर आ सकते हैं। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में दौरे की संभावित तारीखों और तैयारियों पर भी बातचीत हुई। पहले ये दौरा अगस्त के अंतिम दिनों में प्रस्तावित था। वहीं कांग्रेस सूत्रों ने के अनुसार राहुल गांधी अपने पंजाब दौरे की शुरुआत अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब से कर सकते हैं। वहीं इसके बाद कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बस यात्रा निकाली जाएगी। सर, इस बीच आपसे अहम सवाल समझना चाहूंगी कि क्या राहुल गांधी की ये बस यात्रा पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी खत्म कर पाएगी? देखिए, कोशिश तो यही है जी। एक नया आइडिया लाया उन्होंने कि भाई अगर मान लिया कि एक कोई जीप पे जाते हैं, कहीं वो करते हैं, कोई सभा करते हैं, तो मंच पे जो जिस ढंग से झगड़े हुए, मंच के नीचे जिस ढंग से कुर्सियां फेंकी गई, भूपेश बघेल का आपने देख लिया क्या क्या चीजें हुई थी, उनके सामने हुआ सब कुछ।
तो राहुल के सामने भी यही होगा। अच्छा, एकजुटता दिखानी जरूरी है, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा कांग्रेस एकजुट नहीं दिखेगा, जनता को नहीं लगेगा कि कांग्रेस एकजुट है, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस। तो एकजुटता दिखाने के लिए भूपेश बघेल कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिले थे, और ये आइडिया उसमें आया निकल के कि भाई एक बस यात्रा जो है वो निकाली जाए, और बस चूंकि बड़ी होगी उसमें जगह होगी, तो अलग अलग फ्रैक्शन जो है, राजा बर्निंग के लोग जो हैं, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, या चन्नी जो हैं, चिरंजीव सिंह चन्नी, तो वो जो नाराज चल रहे हैं, तो उनको भी सबको उसी में जगह दे दिया जाए, और सब साथ में जितने भी लोग हैं कांग्रेस के बड़े नेता अगर साथ में घूमेंगे तो पूरे पंजाब में एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस एकजुट है। ये एकजुटता का संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस देख चुकी है कि इस संदेश के साथ अभी केरल में सरकार बनाया उसने, मतलब जो आपके शशि थरूर थे वो बिल्कुल लाइन पे रहे, उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा, साथ में रहे, और वहां जितने अलग अलग फैक्शन थे, चाहे वो जो भी फैक्शन आप देख लें, वो सब लगभग एक साथ सर रहे। अभी तो तक राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा करते रहे हैं पैदल, इस बार बस यात्रा कर रहे हैं, क्या अलग होगा सर? नहीं, ऐसा है कि दोनों यात्रा करते हैं, वो तो एक बड़ी यात्रा थी उनकी। अभी जो है वो गाड़ी पे वोटर क्या था, अधिकार यात्रा भी बिहार में निकाला था इलेक्शन के पहले, आपको ध्यान होगा। बिहार चुनाव के पहले पिछले साल इसी वक्त वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। तो ये यात्रा का अपना कैंपेन का है, और ये एक तरह से चुनावी कैंपेन होगा, क्योंकि फरवरी तक वहाँ चुनाव होने हैं। 17 मार्च को वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसके पहले चुनाव होकर के विधानसभा गठन करना होगा। तो माना जा रहा है कि पिछली बार भी 20 फरवरी को शायद हुआ था चुनाव, तो उसी के आसपास होगा। अगर आप 20 फरवरी देख लेंगे तो 4 महीने इसके बचे और 4-5 महीने बच गए हैं जी। अभी तो तय हुआ है कि वो निकालेंगे यात्रा। हो सकता है अगले महीने से 15 सितंबर के बाद कभी निकालें, या अक्टूबर से शुरू करें यात्रा। तो इलेक्शन के पहले एक पूरा का पूरा पंजाब का कैंपेन कि कांग्रेस जो है वो पंजाब में है, और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस लड़ रही है, ये दिखाना जरूरी है। क्योंकि एक खतरा ये बढ़ गया है कि जिस ढंग से अकाली दल और भाजपा के साथ आने की बात हो रही है, दोनों मिल रहे हैं, और दोनों इकट्ठा जब हुए हैं तो उनका 35-36% के आसपास वोट बैंक रहा है। 2022 में 20 में अलग हो गए थे, 22 में लड़े तो गए, दोनों के जो है 6-6% आ गए। 24 में भी दोनों कुछ नहीं कर पाए, भाजपा का बढ़ा तो सही लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। अब वो अकाली भी डिस्परेट है कि अगर उसको लौटना है, जो उसका जो जनाधार जो छिटकता जा रहा है, अगर वापस पाना है तो भाजपा जरूरी है। और वो जो है सिखों का जो है, खासतौर पे पंथक जो सिख हैं उनको रिप्रेजेंट करता है अकाली, और हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है भाजपा। अगर ये दोनों आ गए तो एक तीसरी बड़ी ताकत जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने होगी। तो ऐसे में जब तिकोना मुकाबला होगा तो कांग्रेस अगर एकजुट नहीं रहा तो कहीं टिकेगा ही नहीं आप सामने। अगर कांग्रेस एकजुट होती है और वहां पे जनता के बीच में जनसंपर्क होता है, सबको दिखता है, राहुल गांधी खुद आगे बढ़ के वो करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उसका पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। ये माना जा रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, कितनी है कहना मुश्किल है। बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं, महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, वो सब कुछ देना शुरू कर दिया है। वहां पे इलेक्शन आते थे चीजें होंगी, लेकिन जो राहुल गांधी का जो कांग्रेस का ये है कि वहां जो फूट है कांग्रेस में, उस फूट को रोकने में ये बस जो है वो कामयाब होगी, ये सोच के बस लाए हैं। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो है मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या भूपेश बघेल के खिलाफ हुए जमीनी विरोध से प्रचार पर असर पड़ेगा? देखिए, भूपेश बघेल का उस ढंग से कोई विरोध नहीं है, मतलब वो तो प्रभारी हैं, जो भी प्रभारी रहेगा विरोध होगा। वहां जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि चन्नी का जो वहां जो सर्वे हो रहे हैं, कितने सर्वे हैं कितने सच हैं मैं नहीं कह सकता हूं, मैं उसका दावा नहीं, लेकिन जो आ रहे हैं कुछ सर्वे मैं देख रहा था, वहां के जो लोग मुझे भेज रहे थे कि सर ये सर्वे है वो सर्वे है, उसमें सबसे लोकप्रिय जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो अभी भगवंत मान बने हुए हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे वो चन्नी है।
जी। तो चन्नी के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि भाई चन्नी जब हमारे इतने लोकप्रिय हैं और जनता उनको मुख्यमंत्री में देखना चाहती है तो घोषित करो मुख्यमंत्री। जी। और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी बात कि चन्नी जो आते हैं वो दलित समाज से आते हैं और दलित समाज जो है वहां सबसे अधिक है। 32 से 34% के बीच में, कुछ लोग 34 कर रहे हैं, कुछ लोग 32 कर रहे हैं कि परसेंट दलित वहां पे सबसे अधिक है। तो वो दलितों को आप कैसे नकार देंगे? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें आप घोषित करो, क्योंकि उनको डर ये है कि बाद में उनको कहीं ऐसा ना हो कि जब सरकार जीत जाए। सर, तो चन्नी बनाम राजा वड़िंग विवाद के बीच हाईकमान जो है वो कैसे संतुलन बना पाएगी? अब यही तो संतुलन बनाने की बात है। अभी उनको समझाया गया है चन्नी को, जो दिल्ली आए थे तो यहाँ केसी वेणुगोपाल से मिले थे और केसी वेणुगोपाल ने उनको बोला कि देखिए अभी मुख्यमंत्री का तय नहीं हुआ है और जब हम पहले एक बार जीतना जरूरी है, हम जीतेंगे तभी तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अगर कांग्रेस हार जाएगी तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? कोई बन नहीं सकता। तो पहले आप सब मिलकर साथ मिलकर लड़िए और अगर एक बार हम जीतेंगे तो मुख्यमंत्री वाला ऑप्शन ओपन है। जी। ये बात लेके वो गए, उन्होंने ट्वीट भी उस दिन किया था, सब कुछ किया था, लेकिन उनके जो लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं। जो भूपेश बघेल के सामने मंच पे बैठ के जो झगड़े आप देख रहे हैं, जो कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, वो इसीलिए है कि फ्रैक्शन जो है नीचे लेवल तक पहुंच गया है चन्नी गुट में और राजा वड़िंग वाले गुट में। ये मैनेज होना बड़ा मुश्किल है। और राहुल गांधी की यात्रा का मतलब ये है, लाया इसलिए जा रहा है कि राहुल गांधी जब सामने होंगे तो ये जो झगड़े हैं वो सामने नहीं आएगा। तब दोनों ये चाहेंगे कि हम एक साथ रहें और अगर वो एक साथ बस में दिखाने में सफल होते हैं तो कांग्रेस की उम्मीदें हैं वहां पे कि भाई सरकार हमारी आ सकती है पंजाब में। जी। क्या होगा क्या नहीं होगा समय की बात है ये। लेकिन राहुल गांधी का उतरने का मतलब ये है कि अब भूपेश बघेल से बात नहीं बनेगी, वहां झगड़े चल ही रहे हैं। राहुल गांधी अगर पूरे पंजाब का दौरा करें तो उनके जो कैडर है उसमें ही मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी खुद लीड कर रहे हैं, उनमें एकजुटता आएगी और बाकी जो उनके समर्थक जनता जो है उसमें भी जाएगा कि हाँ कांग्रेस जो है एकजुट होकर लड़ रही है। ये मैसेज देने की कोशिश है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने हमारे एक्सपर्ट से समझा कि किस तरीके से राहुल गांधी जिस बस यात्रा की तैयारी में है अभी पंजाब के लिए, उसका क्या कुछ जो है असर दिखने वाला है या आने वाले समय में दिखेगा। हालांकि तमाम जानकारियां जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया आपको, वरिष्ठ पत्रकार ने, लेकिन आगे और क्या कुछ इस पर डेवलपमेंट होता है, तमाम जानकारियों के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।